हाय एवरीवन, वेलकम। सो नीट पीवाईक्यू सीरीज में आज हम लोग जिस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं वो है सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, फिजिकल केमिस्ट्री का। और आपकी क्लास ट्वेल्थ में फर्स्ट चैप्टर है। पहले सॉलिड स्टेट था, अब सॉलिड स्टेट नहीं आने वाला है। तो सॉल्यूशंस क्या है, आपकी जो क्लास ट्वेल्थ की केमिस्ट्री है उसका फर्स्ट चैप्टर है। आज हम इसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और रेडॉक्स रिएक्शंस के प्री वाईक्यूज किए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां से जाके चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। आपके पास दो क्वेश्चंस आते हैं, एक में पूछता है डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर यानी टेम्परेचर चेंज करने से उस पर फर्क पड़ता है, और दूसरा आता है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो जनरली ना आपसे यहाँ पे मोलारिटी और मोलालिटी के बारे में पूछा जाता है। पहली टर्म है मोलारिटी और दूसरी है मोलैलिटी। आपको पता है मोलैरिटी को आप किससे डिनोट करते हो, कैपिटल एम से, और जो मोलैलिटी है उसको आप डिनोट करते हो स्मॉल एम से। सॉल्यूशंस में जो आपका सबसे पहला पार्ट आता है ना, कंसंट्रेशन टर्म्स, वहीं पे आप मोलैरिटी और मोलैलिटी को पढ़ते हो। ये दोनों ही आपके पास क्या है, कंसंट्रेशन टर्म्स है। आप एक बार तो ट्वेल्थ के जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसमें पढ़ते हो, और एक बार कहाँ पढ़ते हो, जब आप 11th में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होते हो ना, तब भी आती है ये कंसंट्रेशन टर्म्स। तो आपने क्या करना है, देखो ये जो मोलारिटी है ये होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट, और ये जो मोलालिटी है ये होती है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब बार बार ना हम ये भूल जाते हैं कि मोलारिटी डिपेंडेंट थी या फिर मोलालिटी डिपेंडेंट थी। तो मैं क्या करती हूँ, हमने ना एक ट्रिक बनाई हुई है, हम याद कर लेते हैं RAT, रैट। यहाँ से क्या होता है कि जो मोलारिटी और मोलालिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, सिर्फ ये R और L, इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, तो हमने क्या याद करना है कि जिसमें R आ रहा है, जिस स्पेलिंग में R आ रहा है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्योंकि RAT में भी T आ रहा है। तो यहाँ से याद कर लेंगे कि जिसमें R आ रहा है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, बची हुई इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा हुआ, इसने पूछा है डिपेंडेंट, तो करेक्ट आंसर इज मोलारिटी। मोलारिटी क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, और मोलालिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन अ वन मोलल एक्वस सॉल्यूशन। ये जो स्मॉल एम लिखा हुआ है ना, ये मोलल को डिनोट करता है, अगर ये कैपिटल एम होता तो ये मोलर को डिनोट करता। अभी देखो आपने ना सारी की सारी कंसंट्रेशन टर्म्स अच्छे से पढ़ ली होंगी, पर मगर फिर भी क्या होता है, क्वेश्चंस नहीं लग पाते। सॉल्यूशंस के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, उसमें क्या होता है, कुछ वैल्यू तो गिवन है नहीं, ऐसी फीलिंग आती है। पर मगर देखो इसने क्या क्या बताया, मोलर लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि मोलैलिटी से रिलेशन है। मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखते हैं, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर आप इसको ग्राम में लेंगे तो ऊपर इंटू में आपने 1000 करना होता है, और अगर किलोग्राम में लेंगे तो कुछ नहीं करना। अभी इसने क्या कहा है कि इसकी जो वैल्यू है ये क्या है, 1, तो हमने इस पूरे को 1 के इक्वल पुट कर दिया। ये कह रहा है व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन यानी कि आपसे काई की वैल्यू पूछी है, ऑफ द सॉल्यूट, काय सॉल्यूट की वैल्यू पूछी है इन अ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। अगर हम इस पूरे के पूरे को ये मान के चलें कि 1 kg है, तो एन सॉल्यूट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ओके, ये तो आपको पता है कि काय सॉल्यूट की वैल्यू क्या होती है, Na/Na+Nb, है ना। काय बी, बी हम यूज करते हैं सॉल्यूट के लिए, आप डायरेक्ट सॉल्यूट भी लिख सकते हो, लेकिन ये छोटा होता है ना, तो इसलिए हम बी यूज कर लेते हैं। Nb/Na+Nb, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। Nb की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली, कितनी आ गई, 1। नीचे Nb की जगह 1 पुट कर देंगे। अब हमने क्या निकालना है, Na की वैल्यू निकालनी है। कोई भी अगर आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हो तो ये होती है मास बाय मोलर मास। ओके, मास को हम W से डिनोट करते हैं, मोलर मास को M से डिनोट करते हैं। किसी भी से भी आप डिनोट कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि मास बाय मोलर मास होता है। अभी देखो मास कितना था, हमने वहां पे लिया था ना, ये ले लो 1000 बाय मास, तो ये हो गया। मोलर मास किसका लेना है, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस मींस आपको पता है वाटर होगा, जहां पे भी सॉल्वेंट वाटर होता है उसी सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। तो वाटर का जो मोलर मास है वो होता है 18।
ये आ गया 1/1000/18 + 1। जब आप इसकी पूरी की कैलकुलेशन करोगे तब आपके पास आंसर आएगा 0.01777। ओके, समझ आया आपको कि आपने कैसे क्वेश्चन को रिलेट करना है। इसने आपसे मोल फ्रैक्शन पूछा था और मोलल एक्वस सॉल्यूशन यानी मोलालिटी की वैल्यू दे रखी थी, और आपने इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी यूज्ड एज एंटी फ्रिज इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स। तो इसका आंसर है ग्लाइकॉल। देखो सॉल्यूशन से ना आपको दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, पहला न्यूमेरिकल बेस्ड, दूसरा डायरेक्ट जो आपने एग्जांपल्स याद करने होते हैं, जैसे पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल याद कर लिए, नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल याद कर लिए, है ना, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस, ये सब एग्जांपल याद कर लिए सॉल्यूशंस के, है ना। दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन इज। फिर से मोलालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब देखो आपने क्वेश्चन में करना कैसे है। यहाँ लिखा है द मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन यानी काय की वैल्यू आपसे फाइंड आउट करने के लिए कहा है, ऑफ द सॉल्यूट यानी कि काय बी निकालने के लिए कहा है। देखो अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो ए मीन्स सॉल्वेंट, बी मीन्स सॉल्यूट, ऑफ द सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है तो यानी कि मोलालिटी की वैल्यू कितनी हुई 1, इक्वल टू में हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ एन बी बाय हमने लिखना है मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि बी का कितना मास है, इसको अगर हमने यूनिट कंसीडर कर लिया तो एन बी की वैल्यू तो आ गई 1। काय बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, यहीं पे लिख देते हैं एन बी बाय एन ए प्लस एन बी। ये तो बिल्कुल अभी जैसा हमने क्वेश्चन करा था ना सेम है, बस थोड़ी सी ना लैंग्वेज चेंज है। एन बी की वैल्यू 1 है, काय भी निकालना है, एन ए की वैल्यू हमने 1000/18 अभी पीछे निकाली थी, 1000/18 + 1। तो देखो सॉल्यूशन करने पे पीछे आपके पास आ रहा था 0.01777, तो आप क्या पुट कर देंगे 0.018 भी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा हमने अभी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 2.5 लीटर ऑफ 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन। देखो एम को ध्यान से देखना है, कैपिटल एम है तो यानी मोलैरिटी का क्वेश्चन है, स्मॉल एम है तो यानी मोलैलिटी का क्वेश्चन है। अनदर 3 लीटर ऑफ 0.5 मोलर NaOH सॉल्यूशन, देन फाइंड आउट मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन। ओके, तो देखो यहाँ पे आपने क्या करना है, दोनों सॉल्यूशंस को पहले अलग अलग ट्रीट करना है। मोलैरिटी, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास, वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी एन बी बाय। अब आपके पास अपोन में क्या लिखना है, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम किस में लेना है, लीटर में, किसका, सॉल्यूशन का, यानी ए प्लस बी। आप यहाँ पे सॉल्यूशन लिख सकते हो, सॉल्यूशन। आपके पास क्या गिवन है, पहले वाले केस में 2.5 लीटर ऑफ 1 मोलर यानी कि मोलारिटी की वैल्यू है 1, एन बी की वैल्यू कितनी गिवन है, एन बी की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। जहां भी आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने हो वहां आप क्या करोगे, मास यानी W बाय मोलर मास यानी कि M। मास जो इसने आपको ग्राम में दे रखा होगा, मोलर मास जो हम कैलकुलेट करते हैं। देखो NaOH का मोलर मास निकाल के दिखाऊं मैं आपको, सोडियम कितना देता है 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, सम अप करेंगे तो 40 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे W अपोन में लिख देंगे 40, नीचे वॉल्यूम बोली है इसने, तो वॉल्यूम कितनी है 2.5 लीटर, 2.5। जैसे कि आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास मास आ जाएगा, W इज इक्वल्स टू कितना हो गया 100। सेम प्रोसेस आपने दूसरे वाले के साथ करना है। जब आप दूसरे वाले के लिए निकालोगे ना, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, सिर्फ इसने क्या कहा है 0.5 मोलर NaOH सॉल्यूशन, तो ये 1 की जगह क्या होगा 0.5, और इसने क्या कहा है 3 लीटर, तो अब ये 2.5 की जगह क्या आ जाएगा 3। आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो W इज इक्वल्स टू आ जाएगा 60। अब इसने बता दिया कि पहले वाले में जो सॉल्यूट का मास है वो 100 है, और जो दूसरे वाले में सॉल्यूट का मास है वो कितना है 60 है। आपने अब जो सॉल्यूशन बना है उसकी मोलारिटी निकालनी है। मोलारिटी के लिए फिर से यही वाला फॉर्मूला यूज करना है आपने, है ना, हमें पता नहीं है तो ये निकालनी है। एन बी की वैल्यू यानी मास बाय मोलर मास रखनी है। अब जो मास होगा ना वो इन दोनों का सम होगा, तो यानी मास कितना हुआ 160,
एन बी की वैल्यू निकाल रहे हैं, मोलर मास कितना हुआ 40, NaOH ही है क्योंकि वॉल्यूम कितनी हो गई, आप क्या करोगे 2.5 प्लस 3, ये हो गई 5.5 की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। ये इससे कटा 4 टाइम्स, तो पॉइंट हटाया 0, 40 बाय कितना आ गया 40/55। जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.73। देखने में तो ये बहुत टफ सा लग रहा था, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, और आपको पेपर में मोलारिटी और मोलालिटी मोल फ्रैक्शन इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ना मिले ऐसा कभी नहीं होता। तो आपने क्या करना है, आपकी जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनको अच्छे से पढ़ के जाना है। द कंसंट्रेशन यूनिट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर वुड बी, अभी हम पीछे पढ़ के आए थे कि जिसमें आर आता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। कैसे पढ़ा था, RAT, जिसमें आर आएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट, जिसमें नहीं आएगा वो इंडिपेंडेंट। तो इसने क्या पूछा है, इंडिपेंडेंट, तो सही आंसर कौन सा हो गया, मोलालिटी। यहाँ पे हमारे पास गिवन है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CH3OH शुड बी एडेड टू वाटर टू प्रिपेयर 150 ml सॉल्यूशन ऑफ 2 मोलर CH3OH। देखो जैसे ही आप 2m देखा तो आपको पता चल जाना चाहिए कि जो क्वेश्चन है वो मोलारिटी से रिलेटेड है। फटाफट आपके दिमाग में चलना चाहिए कि मोलारिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, m इज इक्वल्स टू NB बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन। इतना करने के बाद आपने पूरा का पूरा जो डाटा गिवन है ना वो नीचे उतारना है अपनी कॉपी पे, ताकि आपको बारी बारी क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। हाउ मेनी ग्राम, सबसे पहले आप CH3OH का जो मोलर मास है वो निकाल लेंगे। मोलर मास कितना होगा, कार्बन देगा 12 प्लस 3 प्लस ऑक्सीजन के लिए 16 प्लस 1। देखो 3 हाइड्रोजन है इसलिए हमने 3 लिखा, जैसे ही हम सबको सम करेंगे तो क्या आ जाएगा 32, इतना काम निपट गया। फिर इसने क्या दिया है, वाटर टू प्रिपेयर 150 ml सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 150, इसको यहां लिख लेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 150, NB की वैल्यू निकालनी है, मास बाय मोलर मास रखना पड़ेगा। मास हमें पता नहीं है, यही इसने पूछा है कि मास कितना है W, मोलर मास है 32, मोलारिटी की वैल्यू है 2। जैसे ही आप इसको इधर घुमाओगे तो W इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। अच्छा हाँ, आपने एक बात और याद रखनी है, ये ml में गिवन है 150, तो आप ऊपर क्या करोगे 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो अब ये क्या हो जाएगा 150 इंटू 2 इंटू 32 बाय 1000। जैसे ही आप कैलकुलेशन करोगे आंसर आएगा आपके पास 9.6। अगर आप इस लीटर मिलीलीटर को ध्यान में नहीं रखोगे तो आंसर ये आ जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है इन वाटर सेचुरेटेड एयर द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर इज 0.02। अब आपके पास ना ये वेपर प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, राउल्स लॉ वही तो पढ़ते हैं हम जब पार्शियल प्रेशर से रिलेटेड टर्म्स पढ़ते हैं। इफ द टोटल प्रेशर ऑफ द सेचुरेटेड एयर इज 1.2 atm, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर इज, पार्शियल प्रेशर पूछा है आपसे। अभी देखो ये तो आप सबको पता है कि वेपर प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज वेपर प्रेशर, यानी कि जो भी प्रेशर वेपर्स किसी भी सॉल्यूशन की जो अपर लेयर है उस पर लगा रही होती है, उसके सरफेस पे लगा रही होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। अब इसने आपको क्या क्या दे रखा है और क्या क्या पूछा है, इसने आपको P0 की वैल्यू दी है, यानी कि प्योर वेपर प्रेशर कितना है 1.2, और इसके अलावा मोल फ्रैक्शन दिया है कितना, मोल फ्रैक्शन 0.02। पार्शियल प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, काय P0। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.024, ये आया आपके पास पार्शियल प्रेशर। इसने क्या पूछा है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर, और ये आया है वाटर वेपर्स का। तो जो टोटल प्रेशर होता है P टोटल इज इक्वल्स टू जो वाटर वेपर्स का प्रेशर होगा प्लस प्रेशर किसका, जो भी ड्राई एयर का होगा। तो टोटल इसने दिया हुआ है कितना 1.2, वाटर वेपर्स का हमने निकाला कितना 0.024, और इसका हमें फाइंड आउट करना है। जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आएगा 1.176, इसको इधर लेके आएंगे ये माइनस में चला जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट गिवन है पी एंड पी बी आर द वेपर प्रेशर्स ऑफ प्योर लिक्विड कॉम्पोनेंट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, यानी ये प्योर प्रेशर है किसके, पी ए के और पी बी के, ऑफ एन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कैसा है, बाइनरी, बाइनरी मतलब कोई भी दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर। इफ काई रिप्रेजेंट्स द मोल फ्रिक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, द टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी। ये जब आप राउल्स लॉ का डेरिवेशन करते हो ना, वहां पे भी आता है, आप डिराइव करके आंसर निकालते हो, और बहुत बच्चों को तो याद भी होगा कि इसका आंसर है ऑप्शन डी। पर मगर कई बार क्या होता है, हम ना भूल जाते हैं कि कौन सा वाला पी ए माइनस पी बी था, पी बी माइनस पी ए था। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास बेसिक है उसी से इसको सॉल्व कर लेंगे। जो पी की वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, काई ए पी ए नॉट प्लस काई बी पी बी नॉट। अब ये आपको पता है कि यहाँ पे कहीं काई बी भी नहीं है, काई बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सबको पता है टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 1 ऑलवेज। तो हम क्या करेंगे, काई ए पी ए नॉट प्लस इस काई बी की जगह हम 1 माइनस काई ए पुट कर देंगे इंटू पी बी नॉट। जैसे ही हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे, यहां से काई ए कॉमन ले लेंगे, तो बाहर क्या बचेगा, पी बी, इसके साथ हमने नोट लगा दिया, आप स्मॉल पी बी भी लिख सकते हो, ठीक है। पी बी इसके साथ ले लेंगे और दूसरा काई ए कॉमन आ जाएगा, पी ए माइनस पी बी। ये यहाँ से अगर आप सॉल्यूशन करोगे तो ये डी बन जाएगा। कई बार जब हम भूल जाते हैं ना, तो हम ऐसे रीचेक कर सकते हैं। नेक्स्ट गिवन है द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स पी एंड क्यू आर 80 एंड 62। ये भी आपके पास राउल्स लॉ से ही क्वेश्चन है, वो जो अभी अभी हमने फॉर्मूला लिखा ना, सेम वही। ये पूछ रहा है कि द टोटल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर P इज इक्वल्स टू होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो ये क्या होता है, काई ए पी ए नॉट प्लस काई बी पी बी नॉट। देखो वो आपसे ना मोलारिटी मोलालिटी या फिर मोल फ्रैक्शन से या फिर किसी भी कंसंट्रेशन टर्म से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसा नहीं है कि वो आपको लिख के देगा कि मोल फ्रैक्शन निकाल दो, नहीं, क्वेश्चन के अंदर भी इंक्लूड हो सकता है। अभी देखो इसने आपको मोल फ्रैक्शन नहीं दिया, पर मगर हमें पता है मोल फ्रैक्शन का ये के लिए क्या होता है, Na बाय Na प्लस Nb। वही काई बी के लिए सिर्फ ऊपर क्या होगा, काई बी आ जाएगा, काई Na बाय Na प्लस Nb। तो Na की वैल्यू कितनी है 3 और Nb की है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, 2 प्लस 3 कितना हुआ 5। Pa की वैल्यू है 80, ओके, प्लस काई बी की वैल्यू कितनी है 2/5 इंटू 60। जैसे ही आप कैलकुलेशन करोगे, देखो 1 16 टाइम्स चलेगा, ये चलेगा 12, ये हो गया 48 प्लस 24, आंसर आ जाएगा आपके पास 72 टोर। समझ में आया? अगर आपको कोई भी क्वेश्चन लग रहा है नहीं कि ना हमें भी समझ नहीं आया, अभी हम सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करो, फिर से देखो, समझो और फिर अपनी कॉपी पे करो। क्योंकि फिजिकल जब तक आप कॉपी पेन लेके प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक आपको समझ नहीं आने वाली, ना ही कोई भी क्वेश्चन होने वाला है। सिर्फ देखने से लगेगा कि हाँ 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 हमें समझ आ गया, हम कर लेंगे, पर मगर होता नहीं है क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है द मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। पॉजिटिव नेगेटिव दो तरीके की डेविएशन होते हैं आइडियल सॉल्यूशन से, तो आपने इनको दोनों को ध्यान से पढ़ लेना है। तो इनका आंसर कौन सा होगा, इथेनॉल एंड एसीटोन, ये पॉजिटिव डेविएशन का आंसर है। एग्जाम्पल है। नेक्स्ट लिखा है फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज, ये तो आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए, डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल्स टू 0 एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। Next given, which of the following statements is correct regarding a solution of two components A and B exhibiting positive deviation from ideal behavior। तो देखो डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0 ये कब होता है, जब आपके पास आइडियल सॉल्यूशन हो। इसने क्या कहा है कि आपके पास जो बिहेवियर है वो कैसा है, पॉजिटिव डेविएशन है। ये आप जब पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन में डिफरेंस पढ़ते हो ना, वहां पे गिवन होता है, ठीक है। ये भी गलत है। अब आपके पास या तो ए या तो डी हो सकता है। डी में क्या गिवन है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन ए बी आर इक्वल टू दोज बिटवीन, नहीं, ये होता है आइडियल में। जब ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है ए। देख लो फिर भी पढ़ के क्या कह रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी आर स्ट्रॉन्गर देन दोज बिटवीन ए पी, ये होता है पॉजिटिव में। और अगर नेगेटिव डेविएशन होगा तो यहाँ क्या होगा, स्ट्रॉन्ग की जगह वीक हो जाएंगी फोर्सेस, ओके। So correct option is option A.
नेक्स्ट गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर आइडियल सॉल्यूशन। देखो डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल्स टू जीरो, बिल्कुल सही है। डेल्टा यू मिक्सिंग इज इक्वल्स टू जीरो, ये भी बिल्कुल सही है। ये क्या है, डेल्टा पी यानी पी ऑब्जर्व माइनस पी कैलकुलेटेड बाय राउल्स लॉ, ये भी बिल्कुल सही है। इसने क्या कहा है, डेल्टा जी मिक्सिंग इज इक्वल्स टू जीरो, विच इज डेफिनेटली रॉन्ग। सो यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर क्यों है, क्योंकि इसने पूछा है इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर आइडियल सॉल्यूशन, तो डेल्टा जी मिक्सिंग इक्वल टू नहीं होती है जीरो के। आई होप आपको समझ आया होगा, सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको एक बारी देख के लग रहा है ना कि अभी हमसे सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है, तो प्लीज कॉपी पेन लेके क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद के जो सॉल्यूशन के क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।